हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग अपने साइंस की सीरीज़ क्लास 8 की जो स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं और स्पेशली टैट के लिए अपर प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 to 8 की साइंस पूछी जाती है। एनसीईआरटी का मेन कंसिडरेशन होता है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। प्लस में स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ये सभी टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ, फिर माइक्रोब्स जो है वो मिल्क की कर्डलिंग में कैसे इंपॉर्टेंट हैं, बेकिंग में, बायोटिक्स प्रिपेयर करने में, वैक्सीनेशन के लिए, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, माइक्रोब्स इन दी प्रिपरेशन ऑफ केमिकल, फिर बायो फर्टिलाइज़र है, फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, माइक्रोब्स एज अ डिकम्पोजर, फिर हम पढ़ेंगे कि ये हार्मफुल कैसे हैं। तो यानी कि इनसे होने वाले डिजीज़ हैं निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, कॉलरा, मिसल्स, चिकन पॉक्स, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे इनसे बचने के लिए। फिर डिजीज़ जो एनिमल्स में होते हैं इनको लेके एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज़, ब्लैक क्वार्टर, फिर इनका प्रिवेंशन पढ़ेंगे। फिर हम प्लांट में होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रस्ट ऑफ वीट्स, फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, पाउडर्ड माइल्ड्यू, फिर हम फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे हैं। ये हमने हमेशा यही जाना है कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट किन तरीक़ों से है और साथ में ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। सभी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। माइक्रोब्स जो होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी नेक्ड आई से, यानी कि जो हमारी आइज़ हैं, नॉर्मल आइज़ है, उससे हम नहीं देख सकते। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे हो गए बैक्टीरिया, फंगी, उसके अलावा हमारे वायरस होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह होता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू अस बट ऑल्सो हेल्पफुल मैनी अ टाइम। ये हमारे लिए बस हार्मफुल ही नहीं होते बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। कैसे होते हैं? इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द बोथ फ्रेंडली माइक्रोब्स एज वेल एज हार्मफुल। तो हम जानते हैं कि फ्रेंडली माइक्रोब्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, और हार्मफुल माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि कितने टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म। ये सबसे ओल्डेस्ट है, यानी कि ये वो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको पहली बार नोटिस किया गया था। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर। मैंने आपको बताया हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी होती है और मल्टीपल सेल से बनी होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, दे अपीयर इन वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज। ये अलग अलग शेप्स और साइज के मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ जो है हमारा स्फेरिकल में है, कुछ हमारा जो होगा स्पाइरल में होगा। ठीक है, एलोगनेटेड भी होगा। अलग अलग टाइप के जो हैं ये हमारे क्या हैं, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, दे इनहेबिट सॉइल, वाटर, रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड डीप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये क्या करते हैं, इनहेबिट होते हैं, यानी कि इनका ये जो प्रेजेंट होते हैं ये सॉइल, वाटर वगैरह में, और जो भी रेडियो एक्टिव, जो केमिकल से बने हुए जितने भी वेस्ट होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, उसमें साथ में ये जो है मिट्टी के क्रस्ट में, यानी कि मिट्टी के हमारी धरती के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा दे लिव इन प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी, और प्लांट और एनिमल की बॉडी में भी
पाए जाते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज का मीन्स है ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, पूरी कॉलोनीज होती है इसकी, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड। कुछ इनमें से ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वाइल अदर आर हेट्रोट्रॉफिक। इसमें दोनों तरीके के आपको मिलेंगे, अपना खाना खुद बनाने वाले भी और दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाले भी, ठीक है। बैक्टीरिया जो है हमारे स्टमक के अंदर भी, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए फंगी, यू वुड हैव सीन फंगी एज अ वाइट लेयर ऑन ब्रेड। आप लोगों ने देखा होगा जो फंगी होता है वाइट कलर का लेयर होता है ब्रेड पे। देखिए ब्रेड देखी होगी आपने, रोटी देखी होगी और भी अदर आपने चीज़ें देखी होंगी जो एनवायरनमेंट में खुली रहती हैं। तो एनवायरनमेंट में जो फंगी प्रेजेंट होता है वो जो है इन फूड प्रोडक्ट के अंदर क्या करता है, ग्रो कर जाता है, और वाइट कलर का और कभी कभी ब्राउन और ग्रीनिश कलर का भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। व्हेन यू लीव इट आउटसाइड एट द रूम टेम्परेचर फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे खुला छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, तो फंगी का जो है यही कंडीशन होता है, उसको मॉइस्चर वाला कंडीशन चाहिए होता है, जिससे वो क्या करते हैं उसमें ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। But the same bread when kept inside a refrigerator remain fresh for a longer period. अगर उसी ब्रेड को अगर हम फ्रिज में रखें तो वो लंबे समय तक क्या करता है, फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है इन फंगस को जो है ग्रो करने का वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर आप ये जो लेयर देख रहे हैं ये लेयर फंगी है, ठीक है। फंगी जो है मल्टी सेलुलर होता है, ये बहुत सारे शेल्स का मिलके बना होता है, और ये जो है मेनली हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि दूसरे पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अपना फूड ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। दे लिव इन कॉलोनीज, ये भी कॉलोनीज में है, यानी कि एक दो नहीं होते, नंबर ऑफ फंगी होते हैं। प्रेफर वार्म एंड मॉइस्ट, इनको जो एनवायरनमेंट चाहिए वो वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए, यानी कि गर्मी प्लस में एनवायरनमेंट में नमी होनी चाहिए, ठीक है। दे आर इमोबाइल, ये जो है मूवेबल नहीं होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ये एक ही जगह पर प्रेजेंट होती है, जहाँ ग्रो कर गए ये वहीं पर ही रह के फैलते हैं, बट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल जो है फंगी के वो आप देखेंगे, ईस्ट है, मशरूम है, मोल्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे ईस्ट देख रहे होंगे, मशरूम देख रहे होंगे, ये सारे एग्जाम्पल फंगी के हैं। और ये आप देखेंगे ये डेड एनिमल्स पे, डेड प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनमें, और आपकी जो ये फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में खुले रहते हैं उन पे ये स्पेशली ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, ये जो है ज़्यादातर यूनिसेलुलर भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे शेल्स के। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, इनमें भी कुछ ऑटोट्रॉफिक होता है, और वाइल अदर आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। और कुछ हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, ठीक है। ये प्रेफर करते हैं मॉइस्ट और एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि पानी होना चाहिए प्लस में एनवायरनमेंट जो है वो नमी वाला होना चाहिए, ऐसे एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दे कैन लिव सिंगली अनलाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ये कॉलोनीज में नहीं होते हैं, ये सिंगल होते हैं, सिंगल। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी आप देखेंगे नंबर्स ऑफ होते हैं, ये सिंगल होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ का एग्जाम्पल है एमीबा, पैरामीशियम, ट्राइपोनोज्मा, ठीक है। देखिए एमीबा है, ये हमारा पैरामीशियम है, ये आपका ट्राइपोनोसोमा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप का आता है एल्गे। एल्गे के बारे में तो हम सब जानते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, बहुत सारे शेल्स का बना होता है, और प्रेफर करता है मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि मोस्टली आप पानी में देखेंगे। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने घरों में भी ग्रीनिश देखा होगा, फ्लोर के ऊपर या कहीं पानी स्टोर है तो आप देखेंगे जिस बर्तन में पानी स्टोर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। क्या होता है, पानी में जो है ये एल्गे ग्रो कर जाते हैं, एनवायरनमेंट में इनके जो स्पोर्स होते हैं वो पानी में आके ग्रो कर जाते हैं, और ये ग्रीन कलर के होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है। और इनमें जो कुछ एग्जाम्पल है इनका वो है आपका स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स,
फिर है आपका चैमलोडोमोनस, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके सामने एल्गे की, आप देख लेंगे, इनका शेप्स भी देख लेंगे आप कैसे कैसे है, ठीक है। तो ये एल्गे हो गया। अब हमारे पास आता है वायरस, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। क्यों? वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं करते। क्यों? They behave like non-living when outside the host cell and reproduce only when inside the host cell. इसे हम क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि बाकी जितने भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं ये बाहर भी एक्टिव होते हैं, तभी तो बाहर के टेम्परेचर से चीज़ों के ऊपर वर्क करके उसको ख़राब करते हैं, उस पर ग्रो करते हैं। बट वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बाहर अगर एनवायरनमेंट में पड़ा है तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ना ग्रो करेगा, कुछ नहीं करेगा। बट ये होस्ट यानी कि लिविंग बॉडी में जैसे ही जाएगा ये एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही फास्टली ग्रो करता है और इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म पे। और जिस बॉडी में ये जाता है वो बॉडी इसके लिए होस्ट होती है, क्योंकि इससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको एक्सेप्शन बोला गया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रोस्कोपिक बट ऑर्गेनिज्म में नहीं आता। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है? एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि हम जो हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। नेक्ड आइज यानी अपनी इन जो नॉर्मल हमारी आइज़ होती है जिनसे हम और चीज़ें देखते हैं, नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम एक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम इन्हें देखते हैं, जिसमें हम छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े ईजिली देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोब्स हैं, ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल हैं, ठीक है। नॉट ओनली फॉर कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बीइंग बाय कॉजिंग डिजीज़ एंड मेकिंग अस इल, सिर्फ बीमार ही नहीं करते बल्कि जो है द ट्रूथ इज़ माइक्रोब्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू अस इन वेराइटी ऑफ वे, बल्कि एक सच्चाई ये भी है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। कैसे? They help in preparation of several household industry product like curd, cake, bread, beverage, antibiotics। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि घर से लेके हम जो इंडस्ट्री की बात करें सब जगह पर ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। घर की बात करें तो कर्ड, केक, ब्रेड बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए हेल्पफुल है, और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा दे ऑल्सो हेल्प एनवायरनमेंट एक्टिंग एज अ डीकम्पोजर एंड बायो फर्टिलाइज़र। ये डीकम्पोजर भी है और बायो फर्टिलाइज़र भी है। कैसे? ये जो एनवायरनमेंट में जो मैंने बोला कि डेड बॉडीज़ होती हैं, प्लांट वगैरह के जो ड्राई पार्ट होते हैं, जो डेड मटेरियल्स होते हैं, इनके ऊपर वर्क करके उन्हें क्या करता है? ख़त्म करता है, डिकम्पोज कर देता है और एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा और क्लीन करता है। प्लस में बायो फर्टिलाइज़र क्यों है? क्योंकि इन डेड बॉडीज़ को ये ख़त्म करके उन्हें जो है न्यूट्रिएंट्स में, फर्टिलाइज़र्स में, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने की क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये वही है, आप देखिए, दही, केक से बेवरेज तक, दवाइयों तक, केमिकल प्रोडक्ट्स तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि इन सब को प्रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें इस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम अभी तक हार्मफुल समझते थे, लेकिन अब हम इसको यूज़फुल भी मानेंगे जब हम इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है कि कर्ड बनाने के लिए, मिल्क से दही बनाने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? माइक्रोब्स प्ले अ विटल रोल इन प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड कंटेन बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया था, माइक्रोब्स होता है बैक्टीरिया, उसमें से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये देखिए, ये क्या करता है? दही की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस इज़ अ फ्रेंडली बैक्टीरियम, इट ट्रीट प्रिवेंट डायरिया, और डायरिया को भी ख़त्म करता है। हेल्प इन फूड ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे जो है
हेल्प करता है किसमें, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, डायरिया से बचाने में। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ हम कैसे करते हैं दही को बनाने में। देखिए, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड स्टार्टर इज़ एडेड टू मिल्क। हम सब जानते हैं हम दही कैसे जमाते हैं। दूध ले लिया, दूध को हमने एक टेम्परेचर दे दिया, यानी कि गर्म होना चाहिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर थोड़ा सा अमाउंट हमने जो ऑलरेडी दही है उसका मिक्स कर दिया इस दूध में। ठीक है, तो क्या होगा, जो लैक्टोबैसिलस दही में होता है, जो दही हमने मिक्स की है, वो क्या कर देगा, दूध को कन्वर्ट शुगर इन मिल्क, वो जो है उसे ना मिल्क में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम लैक्टोज बोलेंगे, शुगर में कन्वर्ट कर देगा लैक्टोज को इन लैक्टिक एसिड में। दूध में जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा ये लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड इम्पार्ट शोर टेस्ट टू द कर्ड। इससे क्या होगा, जो दूध जो है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, सेटल हो जाएगा और उसका टेस्ट जो है वो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एसिडिटी कॉज मिल्क प्रोटीन टू टर्न इनटू सॉलिड मास। क्या होता है, जैसे जैसे इसके अंदर जो ये एसिड बढ़ता है ना, दही दूध जो है वो थिक हो जाता है। ठीक है, और मिल्क प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि दही क्या होती है, दूध जो होता है वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि जम जाता है। ठीक है, और जो है टेक्सचर चेंज हो जाता है, यानी कि दूध में दही का कुछ अमाउंट मिलाने से क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं उस दही में, वो शुगर जो होता है ना मिल्क के अंदर, जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं, उसे कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिससे कि दूध का टेस्ट भी खट्टा हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है मिल्क को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि दूध जो है वो सॉलिड हो जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बेकिंग में कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ईस्ट इज़ यूज एज अ रीजिंग एजेंट इन बेकिंग। हम सभी जानते हैं बेकिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग में जो हेल्पफुल होता है उसका नाम है, उस ईस्ट का नाम है सचारोमाइस सेरिविसिया। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हम डो तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल आटे को हमने रेडी किया, उसको गूंथ के उसका डो तैयार किया, तो कुछ देर उसको छोड़ दोगे तो उसमें क्या हो जाता है, यीस्ट एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए इफ़ यू लीव इट फॉर सम टाइम एडिंग यीस्ट टू इट, ठीक है, ड्यूरिंग नीडिंग, अब आपने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा आपने ईस्ट मिक्स कर दिया, जो बेकिंग पाउडर वगैरह आता है उसमें ईस्ट ही होता है, उसे मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि जो डो है ना, ये जो है एकदम स्पंजी हो जाता है, इसके अंदर ना एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है। उससे क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसमें ईस्ट जो है ज़्यादा ग्रो कर गए और जो है डो था जो फ्लो का, उसके अंदर डो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यीस्ट व्हेन एडेड टू इट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू CO2। क्या किया उसने, यीस्ट को CO2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 द डो राइज वाइल प्रिपेयरिंग केक ब्रेड द डो इज बेक्ड। ठीक है, क्या हुआ, जो CO2 ग्रो किया इससे, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ, एयर हो गई, यानी कि उसके अंदर जो है ना एक वो आ गया, फूल गया ये। ठीक है, फुलावट आ गई। ठीक है, तो यही फंडा ही होता है जब हम केक बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग केक जब बनाते हैं या ढोकला वगैरह बना रहे हैं, ब्रेड वगैरह बना रहे हैं, तो देखो कितना सॉफ्ट होता है, कितना स्पंजी होता है, तो वो यीस्ट के से ही बनता है। ठीक है, इसीलिए इनके लिए हमें ईस्ट की ज़रूरत होती है। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ब्रेड हो गया, केक हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, माइक्रोब्स प्ले अ विटल रोल इन फर्मेंटिंग इडली डोसा बेटर। ठीक है, मैंने अभी बताया इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, ये आपका जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट हैं वो बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, इन्हीं माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही इसमें स्पंजी टेक्सचर लाते हैं। ठीक है, इडली डोसा बेटर कंटेन उड़द पल्सेस, दीज उड़द सीड कंटेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब। ठीक है, इनके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड के, क्योंकि जो इडली वगैरह है वो उड़द की दाल से बनती है, तो इनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, दिस बैक्टीरिया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड CO2। ये लैक्टिक एसिड और CO2 को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, जिसके फॉर्मेशन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गिव अ सॉर टेस्ट टू द बेटर। अब जो हम घोल तैयार करते हैं वो जो है उसको खट्टापन देता है ये बैक्टीरिया उसमें ग्रो करके। देयरफॉर द बैटर शुड नॉट बी फर्मेंटेड फॉर टू लॉन्ग एल्स इट माइट
टर्न टू सॉर। इसीलिए जो हम घोल तैयार करते हैं इडली डोसे वगैरह के लिए, इसको हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखते, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको लंबे समय के लिए रखेंगे उतना ज़्यादा इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा ही सॉर यानी कि खट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ही, मिलते हैं अपने चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।